हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के हालात वाकई क्रिटिकल हो गए हैं, खतरनाक अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो कुछ बन पड़ रहा है कर रही हैं, लेकिन सरकार चलती है 10 कदम और कोरोना चलता है 1000 कदम। रेस अगेंस्ट टाइम है। झारखंड में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। दिल्ली में लॉकडाउन लगे 24 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान मरीज आए हैं 25,000 से ज्यादा और बेड्स का इंतजाम हुआ है सिर्फ 1,000 और। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद क्वारंटीन होना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई। इस वक्त कोरोना से जंग के लिए बेड्स की व्यवस्था करनी है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी है, वैक्सीन को बेतहाशा बढ़ाना है, लेकिन संकट के समय में कम से कम सियासत नहीं चाहिए जो हो रही है। हमारे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। मैं आपके सामने दो दलों के कह लीजिए या दो तरफ के बयान रख रहा हूं। आप दोनों उन्हीं स्ट्रीम्स को हमारे सामने रखने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री गौरव भाटिया जी ये कहते हैं कि लोग घबरा रहे हैं, हालात बेकाबू नहीं है, हम सजग हैं और हर परिस्थिति का सामना करेंगे, मृत्यु दर अभी भी बहुत कम है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र कह रहा है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। झारखंड ने लॉकडाउन लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं जिन राज्यों से हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं वहां उनको रोक दिया जा रहा है, राज्यों के बीच जंगल राज बन जाएगा। अब स्वास्थ्य मंत्री ठीक कह रहे हैं या ये राज्यों के नेता ठीक कह रहे हैं? सौरभ जी, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। इस मुद्दे पे भी राजनीति चाहिए और आपके आज मेरी एक जिम्मेदारी कि मैं एक सकारात्मक बात, लाखों करोड़ ये टीवी देखे और उनको लगे सरकार चाहे प्रदेश के साथ खड़ी है, निश्चित करे को बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिले। और इसी कड़ी में वैक्सीनेशन को भी किस तरह से पहली की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 18 साल से जो उम्र में ज्यादा के नागरिक हैं उन सबका टीकाकरण होगा। और ये बहुत बड़ा एक निर्णय है क्योंकि ये सुनिश्चित करेगा कि हम भारतीयों की जान बचा सके। अब इस पे भी राजनीति होती है तो थोड़ा कष्ट जरूर होता है। आपने बात करी ऑक्सीजन की, तो मैं बाकी चीजों पे भी आऊंगा। किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली थी, एक स्पेशल एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है, प्रदेशों को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा रही है। लेकिन ऑक्सीजन स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है, ये चलाई गई। आपको मालूम है, आज जब मैंने टीवी में न्यूज देखी, आप ही के चैनल पे थी शायद, उसमें कहा जा रहा था कि इससे 300 जो हमारे नागरिक हैं उनकी जान बची। तो ये क्या सबक दिखाता है? ये सबक देता है कि हमें ऐसे निर्णय भी लेने हैं जो तुरंत राहत दे नागरिकों को, और वो भी निर्णय लेने हैं कि अगर आगे भगवान ना करे अगर ये संकट बड़ा होता है तो हम उसका सामना कर सके डट के और हम लोग व्यवस्था बेहतर कर सके। दूसरी बात बेड्स की आई, एक और उदाहरण है, डीआरडीओ ने, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बैठक ली, सारे मुख्यमंत्री प्रदेश में जितने हैं सबसे जो आर्मी के ऑफिसर से बात करके और अस्पताल भी बनाएंगे, वहां बेड की व्यवस्था बेहतर हो, सारी व्यवस्था बेहतर हो, ये सुनिश्चित करेंगे। 1000 बेड का अस्पताल दिल्ली के लिए, और जिसमें 250 बेड जब आए तो 1 घंटे में ले लिए गए। इससे पता चलता है सौरभ जी कि ये जो संकट है ये गंभीर है वो, और इसमें हमें डट के सामना करना है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जहां तक ऑक्सीजन की बात है, वेंटिलेटर की बात है, बेड की बात है, केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की जितनी प्रदेश की सरकारें हैं वो सब पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि नागरिकों की सेवा में लग जाए। और आपके चैनल से एक बात और कह दूं, उन सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को मेरा सल्यूट है, क्योंकि दिन रात हम लोग भी फोन करते हैं, जिस तरह से वो अपनी जान की परवाह ना करके नागरिकों के लिए लगे हुए हैं। पूरा देश जो है आज उनको सल्यूट कर रहा है। हम लोग जो कर रहे हैं उसको कभी चुका नहीं पाएंगे। गौरव जी, मेरा सवाल दरअसल ये है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही या राज्य की सरकार जिस भी किसी पार्टी की हो वो कुछ नहीं कर रही, कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? सवाल इतना है, ये इन राज्यों को लॉकडाउन की ओर क्यों बढ़ना पड़ रहा है? अगर स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि हालात बेकाबू नहीं है, तो महाराष्ट्र को क्यों कहना पड़ रहा है कि मुझे हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है? झारखंड को लॉकडाउन
लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा, दिल्ली को लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ रहा है और हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि यूपी में भी लगे? अभय दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे अभी की परिस्थिति में? देखिए जी, मैं जो भी सरकार के गिनाए हैं गौरव भटिया जी ने, सकारात्मक रूप से और कदम उठाए और जो आए उनके लिए उनको और प्रयास करने चाहिए। मैं सैल्यूट करना चाहता था मेरे प्रधानमंत्री जी को, मैं सैल्यूट करना चाहता था। अगर वो सच में इस महामारी की विभीषिका में दृढ़ता से आगे खड़े होते, सामने आकर लड़ाई लड़ते, तो मैं सैल्यूट करता। आज परिस्थितियां हिंदुस्तान चिताओं की चिंगारियों से ऊंची, पीड़ितों की चित्कार उठ रही है। सौरभ जी, वेदना यह है, आज जो नई वैक्सीन पॉलिसी डिक्लेयर की, क्या हश्र किया जानते हैं आप? 78% पॉपुलेशन है 45 साल से नीचे, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया सरकार ने। उन्होंने कहा कि जो राज्य की सरकारें निगोशिएट करके वैक्सीन लेकर आए वो ले आए, जो कंपनियों से निगोशिएट करके हॉस्पिटल लेकर आए ले आए, कोई कीमत का बंधन नहीं। उनके 3rd क्लॉज में आप इस पॉलिसी के साफ लिख दिया कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पूर्ववत जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनका दायित्व रहेगा। ये लोग कहां जाएंगे प्रधानमंत्री जी, कैसे हासिल करेंगे? जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है उसी की आग में वैक्सीन पर बात क्लियर कीजिए अभी जी, वैक्सीन पर पहले बात क्लियर कीजिए। क्या आप लोगों ने मांग नहीं की थी कि राज्यों को वैक्सीन का अधिकार मिलना चाहिए? अब उन्होंने, केंद्र ने कहा कि राज्य चाहे तो खरीद ले। सौरभ जी, 250 रुपए की जो केंद्र सरकार की कीमत थी, हमने तो उदाहरण भी दिया। हमने कहा आप कंपलसरी लाइसेंसिंग क्लॉज क्यों नहीं लगाते प्रधानमंत्री जी इस पेंडेमिक में? पहले लगाया है कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में थी, तो कई दवाइयों के लिए, कैंसर का 9 मार्च 2012 का हमने उदाहरण भी दिया। मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी में विस्तार से ये बातें बताई थी। विश्वास मानिए, आज जो हम डिबेट रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर कर रहे हैं, कल सौरभ शर्मा जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार इस बात पे बहस करते हुए दिखाई देंगे कि वैक्सीन के नाम पर कालाबाजारी हो रही है। मैं दूसरा बड़ा प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। आपने ऑक्सीजन की बात कही, देखिए ये दृश्य नहीं आना चाहिए सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर आगे होकर नेतृत्व करते, इस पेंडेमिक एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, तब उनको यह तय करना था। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने घंटों हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रोक कर रखा, टैंकर्स को रोक कर रखा, और जानते क्या हुआ? भोपाल में 12 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में तड़प तड़प कर रात को दम तोड़ दिया लोगों ने। ये कैसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी, देश आपसे जानना चाहता है। 7121 मेट्रिक टन का की जब उपलब्धता हिंदुस्तान में है, और खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 4000 मेट्रिक टन के करीब मेडिकल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, 2200 मेट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूटिलिटी के लिए तो सरप्लस ऑक्सीजन है। आपने ऑक्सीजन मैपिंग क्यों नहीं की? ये कौन करेगा तय कि किस राज्य में, उड़ीसा में अगर जाता है, हिमाचल में अगर जाता है, तो वहां से जहां पर नीड है वहां पहुंचाई जाए? मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, रेमडेसिविर, आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, सौरभ जी बताइए। प्रधानमंत्री जी, आपको पता था 38,80,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कम कैसे पड़ गई हिंदुस्तान में? प्रोडक्शन कम कैसे हो गया? विदेश क्यों भिजवाई आपने? 6,45,00,000 वैक्सीन ये बहुत सारे विषय आपने उठाए, जवाब मैं ले लेता हूं। आपने वैक्सीन की बात की है, रेमडेसिविर की बात की है, ऑक्सीजन की बात की है। गौरव भाटिया, देखिए, चिताओं की चिंगारियों की बात हुई तो सौरभ जी बिल्कुल सही बात है कि किसी की चिता की चिंगारी अगर कोई आग खुद लगा के और ये कहे कि आग बढ़ जाए तो ये कैसा है? यही आज कांग्रेस का चरित्र है। क्यों आंकड़े क्या कह रहे हैं मैं पहले बता दूं, क्योंकि इन्होंने राजनीति की शुरुआत करी, मैंने नहीं करी। आज ये बताइए, महाराष्ट्र की 11 करोड़ पॉपुलेशन है, जनसंख्या 11 करोड़, पूरे मामले अभी तक जो आए हैं करीब 40 लाख आए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़, मामले हैं 8,80,000, मतलब 5 गुना ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में, जबकि जनसंख्या आधी है उत्तर प्रदेश की। और हाँ, चिताओं में आग लगी तो बहुत बुरा लगा, बिल्कुल लगेगा। सौरभ जी, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचा सके, और अगर लाखों नागरिकों की जान बचा ले, लेकिन अगर एक नागरिक की भी जान चली जाए तो पीड़ा होती है। लेकिन महाराष्ट्र में आज का आंकड़ा दे रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मौतें 380, ठीक है, 380 सबसे ज्यादा देश में। मेरा आज एक सवाल है, इन्होंने और बात उठाई, इन्होंने कहा स्टेट का जो
कार्रवाई है, तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूं। वहां पे बेड जो है वो बढ़ाए गए हैं। जो जिले जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस आ रहे हैं वहां पे एक्स्ट्रा बजट दिया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए राजनाथ सिंह जी ने खुद बैठक करी और वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए गए हैं और नए प्लांट भी लगाए जा रहे हैं जो बहुत जल्द ही ऑक्सीजन देने लगेंगे। लेकिन ये बताइए, आज फिर राहुल गांधी ने एक नकारात्मक ट्वीट किया। मेरे दो सवाल हैं ओबे जी से और दोनों सवालों का उत्तर जरूर दीजिएगा। जो वैक्सीन की आप आज मांग कर रहे हैं, क्यों पंजाब ने छत्तीसगढ़ ने मना किया था? दूसरा, 11 लाख करोड़ रुपए का सौरभ जी बजट है जो 5 सरकारें कांग्रेस राज्यों की है। आज राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार क्या पैकेज देगी? अरे हमने तो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसके बाद और पैकेज दिए, राहत दी, 80 करोड़ भारतीयों को हमने राशन दिया। 11 लाख करोड़ रुपए में से किस प्रदेश ने क्या दिया है श्रमिक मजदूरों के लिए, नागरिकों के लिए? तीसरी बात, जब प्रदेश की सरकारें हैं, आप भी जानते हैं सौरभ जी, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। 1 साल था, क्या बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ये महाराष्ट्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती थी कि पहले से व्यवस्था करे? जब अपने ये सवाल पलट के आपसे भी तो पूछ सकते हैं। ये सवाल पलट के आपसे गौरव जी नहीं पूछा जा सकता कि 1 साल में केंद्र की सरकार ने ये जरूरत पड़ेगी, ये स्थिति क्यों नहीं भापी? मैं बता देता हूं, मैं आंकड़े दे के बता रहा हूं। चलो जी, 1 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो वैक्सीन लग रहा है, आप भी जानते हैं, करीब 12.5 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लग गया। बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किसने किया? केंद्र सरकार ने। एक टेस्टिंग लैब होती थी, आज पूरे देश में हर जिले में कम से कम एक टेस्टिंग लैब है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस मैंने अभी आपको बताया, चलवाई की हर प्रदेश में, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का या किसी और पार्टी की राज्य की सरकार हो, वहां ऑक्सीजन पहुंचे। इसी तरह पीपीई किट 2 करोड़, एक पीपीई किट नहीं बनती थी भारत में, 2 करोड़। और इसी तरह से आप हर जिस क्षेत्र में कहेंगे, बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन बढ़ाने की बात हो। देखिए, हमने जहां से बात शुरू की थी हम वहीं पर खड़े हैं। मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं तो ये एक पल के लिए भी नहीं मानने को तैयार हूं कि हर राज्य सरकार 1 साल से सोई पड़ी थी। कुछ ना कुछ तो वो सवाल पूछा मैंने, लेकिन वो कांग्रेस से जो मैंने सवाल पूछा, आज की जरूरत के हिसाब से क्या काफी है? सवाल इतना है, आपने कहा ऑक्सीजन। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा, 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है कांग्रेस के पास, मैं इनसे उसका जवाब, इन्होंने खर्च किया, पूछे मैं उनसे इसका जवाब, ये सवाल पूछे। सवाल मैं अभी पूछता हूं, लेकिन सबसे पहले सवाल वैक्सीन का है। वैक्सीन पर मेरे पास आप दोनों के लिए सवाल है। आपने कहा 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई। आज हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, रोज करते हैं, उन्होंने कहा एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने का महामारी से, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। हमारी क्या क्षमता है कि हम 130, हम 200 करोड़ डोज हमको चाहिए, 100 करोड़ अगर एक डोज लगती है तो 200 करोड़ डोज लाने में कितना वक्त लगेगा? इसको कब सोचा जाना चाहिए था? आज हम दे रहे हैं 1000 करोड़ रुपया वैक्सीन बनाने में, आपको उत्तर दे देता हूं। लेकिन इसका अगली बार में दीजिएगा। वैक्सीन से जुड़ा सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से भी है। आप लोग अभी तक तो क्रेडिट ले रहे थे इस बात का कि राहुल जी की चिट्ठी के बाद या मनमोहन जी की चिट्ठी के बाद केंद्र सरकार ने विदेशी वैक्सीन को भी अनुमति दे दी है, अब 18 साल से ऊपर के वालों को भी अनुमति दे दी है। अब उसमें योगदान दीजिए ना, उस मुहिम को आगे बढ़ाइए। अब उसमें भी क्यों पेश करने में लगे हुए? सौरभ जी, पेज की बात है ये। हम तो हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का। हमको तो लगा था सचमुच की मनमोहन सिंह जी का शब्दशः मानकर और हम सामूहिक रूप से देश को आगे इस महामारी की विभीषिका से निकाल लेंगे। मगर ये जब देखा हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जब नींद उड़ गई हमारी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया। ये कह रहे हैं कि 12 करोड़ 71 लाख 29,113 वैक्सीन हमने लगाए हैं लोगों को, 1 डोज। 2 डोज जो लगाए वो 1 करोड़ 74 लाख लोगों को लगाए हैं। अब सवाल ये खड़ा है कि जब इन 12 करोड़ लोगों को दूसरा डोज देना होगा तो वैक्सीन कहां है? प्रधानमंत्री जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको लगातार 2 माह से कह रहा है, चिट्ठी नहीं लिखी क्या? बताइए आप। उसने कहा कि उसकी 70 मिलियन की, उसने तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ बनाने की क्षमता है और अमेरिका ने संसाधन सामान रोक दिए हैं, उसके कारण हमको बाधा हो रही है, हमारे पास पैसे नहीं है। ये भी गुजारिश की थी। कोवैक्सीन की तो सिर्फ 10 मिलियन की है। 8 करोड़ वैक्सीन प्रति माह की व्यवस्था वो भी बाधा के साथ है, पूरी नहीं है।
तब चाहिए था कि जब फाइजर आई थी 5 फरवरी को, तो जो आज निर्णय लिया उस समय ले लेते। जब स्पुतनिक को आपने मना कर दिया 24 फरवरी को, तब प्रधानमंत्री जी निर्णय ले लेते। वो सारी प्रक्रिया उन लोगों ने पूरी की थी। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या करना चाहते थे आप, लेकिन ये खेल किया। बात जहां तक उत्तर प्रदेश की है, गौरव भाटिया जी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। 16 अप्रैल को हिंदुस्तान के बहुत बड़े अखबार ने यह समाचार प्रकाशित किया कि सिर्फ 7 शहरों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड से मौतें बताई है 78, और कोविड से जो फ्यूनरल किए हैं शमशान घाटों में अकेले, उसका रिकॉर्ड उन्होंने पब्लिश किया है 689। द हिंदू में यह खबर प्रकाशित की है, नाम के साथ, डेटा के साथ। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार शमशान घाटों पर बड़ी बड़ी चद्दर लगाकर उसे ढकना चाहती है। अरे अपनी नाकामियों को मत ढको, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा एक तस्वीरें आपने छत्तीसगढ़ वाली भी देखी है, शमशान वाली की नहीं? यूपी का जवाब देंगे। आपने छत्तीसगढ़ वाली देखी है? आप सौरभ जी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 1,18,000 एक्टिव केसेस थे। आप कल्पना कर दी की रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है हिंदुस्तान का जिसने अपने 14% नागरिकों को वैक्सीनेट कर दिया है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4% लोगों को किया है। देखिए, अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। अब ये बहस का विषय है कि एब्सोल्यूट नंबर या परसेंटेज वाली ये बहस भी आपके और बीजेपी के बीच में चल रही है। तो अब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या की तुलना तो नहीं कर सकते ना आप, कम से कम। बिल्कुल, ये देखिए ना आप, मैं कह रहा हूं कि ये खुद गृह मंत्रालय ने दिया है डेटा, मेरा नहीं है ये। अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हर एस्पेक्ट में। चलिए ठीक है, गौरव भाटिया जवाब ले रहा हूं आपकी बातों का। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए, सबसे पहले कितना विरोधाभास है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि नीयत साफ नहीं होती। सौरभ जी, एक तरफ ये कहते हैं कि महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं दी, और वैक्सीन तो केवल केंद्र सरकार दे रही थी, केंद्र सरकार ने तो कोई भेदभाव किया नहीं, और इसीलिए महाराष्ट्र जिसकी जनसंख्या आधी है उत्तर प्रदेश की, करीब करीब वैक्सीन बराबर दिए। और खुद ही मुंह से आपके चैनल में निकल गया सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है। तो अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है तो ये दिया तो केंद्र सरकार ने ही है ना। दूसरी बात, इन्होंने वैक्सीन की करी और कैसे क्षमता बढ़ाई जाएगी, तो मैं आज ही की आपको खबर बताता हूं। 4600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सहायता करेगी उन कंपनियों की जो वैक्सीन बना रही हैं। 3000 करोड़ जो एस्ट्राजेनेका है, और दूसरा कोवैक्सीन भारत बायोटेक का, उसको 1500 करोड़ के आसपास, 1600 करोड़। और इसकी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कोवैक्सीन भारत बायोटेक की बात करें तो 1 साल के अंदर ये 700 मिलियन पहुंचेगी, 70 करोड़। अब आप अगर दोनों को जोड़ लेंगे तो खुद आपको लगेगा कि ये दोनों कंपनी और भी जो कंपनियां हैं उनको भी हमने परमिशन दी है। तो भारत पहले ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नहीं, जिनके नागरिकों को बाकी बातें कही वो फैक्चुअल है, लेकिन आपने अग्रणी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं। इनका सवाल भी वो था, मेरा सवाल भी ये है। सीरम इंस्टीट्यूट की घोषित कैपेसिटी है 6 से 7 करोड़ रुपया महीना, 6 से 7 करोड़ डोज महीना। भारत बायोटेक की घोषित कैपेसिटी है 1 करोड़ डोज महीना। ये जो आप 4600 करोड़ रुपए कह रहे हैं, ये कल और आज के बीच में फैसला हुआ है कि उनको दिए जाएंगे, और वहां प्लांट लगते लगते, वैक्सीन बाहर निकलते निकलते महीनों लग जाएंगे। सवाल यह है कि यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? सौरभ जी, ये जो 7 करोड़ आपने कहा महीने की कैपेसिटी है, ये एकदम खुद ही बन गई क्या? आप बताइए, जो ऑक्सफोर्ड के साथ उनका टाइप था, लेकिन भारत को सबसे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। 10 करोड़ वैक्सीन लगाने में सबसे कम दिन भारत ने लगाया पूरे विश्व में, 85 दिन, अमेरिका से भी ज्यादा तेजी से। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत तीव्र गति से काम होगा और सभी नागरिकों को वैक्सीन मिले जल्द से जल्द, ये हमारी कोशिश है। लेकिन प्रश्न उनसे पूछिए जो कह रहे थे कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है नागरिकों के लिए, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान हम नहीं लेंगे, या राहुल गांधी जिन्होंने खुद लगवाई है कि नहीं, ईश्वर जल्दी उन्हें स्वस्थ करे, लेकिन उन्होंने अभी तक खुद नहीं बताया, भ्रम जाल फैलाया उन्होंने, उनसे कोई सवाल नहीं। मैंने एक सवाल पूछा, महाराष्ट्र की इतनी बुरी हालत क्यों है, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने दूसरा सवाल किया, पीएम केयर फंड में क्या रुपया आया और कैसे इस्तेमाल हुआ, मैं बता दूंगा।
सीएम रिलीफ फंड में महाराष्ट्र में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स ने रुपया दिया, इनसे पूछिए। तीसरा सवाल, श्रमिक मजदूरों के लिए सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी, कहा था उनका जो किराया है रेलवे का वो हम देंगे, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कितना दिया जरा पूछिए। चलिए ठीक है, सवाल कोई नहीं पूछेगा। चलिए ठीक है, नहीं आपने अभी पूछे, अभी जवाब। गौरव भाटिया जी, आपने ये सवाल सुने, इनका जवाब जरा दीजिएगा, फिर आप जो पूछेंगे उसका जवाब मैं दिलवाऊंगा। सौरभ जी, मैं बारी बारी से इनका जवाब देता हूं। देखिए क्या हुआ है, ये इस बात को गंभीरता से नहीं जान पाए। आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी थी, सबको पता था। वही इम्यूनोजेनिसिटी डेटा लैंसेट में स्पुतनिक ने भी पब्लिश किए थे। कोविशील्ड ने कोई हिंदुस्तान में ट्रायल नहीं किया, उसने भी यही किया कि उसने जो अब्रॉड ट्रायल किए थे उसका लैंसेट में डेटा पब्लिश किया, उसके बेसिस पर हिंदुस्तान ने उसको अनुमति दी। जहां तक कोवैक्सीन का प्रश्न है, तो कोवैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल में हिंदुस्तान भर के मीडिया ने, और मैं चूंकि मध्य प्रदेश से हूं तो एक समाचार पत्र ने तो कॉलोनी वाइज छापा कि वहां पर जब जिन हॉस्पिटल्स ने ट्रायल किया, पूरे मोहल्ले में लोग गंभीर बीमार है, कई लोगों की मृत्यु हो गई। तब यह सवाल खड़ा किया हमने कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लीजिए। कोविशील्ड पर हमने कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया क्योंकि उसके जो लैंसेट में डेटा पब्लिश हुए थे वो सही थे, तो अब यह हमारा हक था कि हम उस पर बात करें। लेकिन स्पुतनिक और फाइजर को 5 फरवरी और 24 फरवरी को अनुमति दे दी होती तो ये हालात नहीं होते हैं। ये भी आप जानते हैं कि जिन मजदूरों के लिए हमने ट्रेन की बुकिंग कराई थी, रेलवे मंत्रालय आपके पास है, आपने रेलवे मंत्रालय के माध्यम से देने से इनकार कर दिया। उन नागरिकों ने जो ट्रेन में आए उन्होंने तो कहा, महाराष्ट्र की सरकार ने तुरंत 2-2 हजार रुपए 12 लाख मजदूरों को देने का प्रोविजन किया। हम गुहार लगाते रहे कि प्रधानमंत्री जी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें से 20 रुपए भी कहीं दिखाई नहीं दिए। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20% लोगों को आप न्याय की योजना, भले ही आपका प्रधानमंत्री के नाम से योजना का नाम दे देते, कुछ पैसा हाथ में दीजिए, इकोनॉमी भी रिवाइव होगी और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज भी वही परिस्थितियां फिर से निर्मित है। आज भी चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि उनकी मदद के लिए आगे आए। मैं चुनौती देता हूं कि वैक्सीनेशन पर आप अगर स्ट्रेटेजी से अच्छी काम, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये भी बता दूं मैं। ये जो देश 78% पॉपुलेशन को भगवान भरोसे छोड़ दे, उसकी कैसी वैक्सीनेशन की? ये भगवान भरोसे कैसे छोड़ दे, ये मुझे समझ में नहीं आई बात अभी तक। केंद्र सरकार ये कह रही है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर मुफ्त वैक्सीन पहले भी लग रही है, आगे भी लगेगी। 45 साल से कम उम्र के जिन लोगों को 1 तारीख से लगनी है उनको मुफ्त, वो चाहेंगे मुफ्त में लगेगी सरकारी अस्पताल में। आपको प्राइवेट अस्पताल में लगानी है, वहां से लगा लीजिए। गलत, आप गलत तथ्य रख रहे हैं। इसमें साफ लिखा है, इस पॉलिसी सेक्शन 3 पढ़िए, इसमें लिखा है कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हीं को सरकारी, जो सरकार ने निर्धारित किए उन स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री वैक्सीनेशन मिलेगा। वो कहते हैं वैक्सीनेशन शैल कंटिन्यू एज बिफोर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेशन सेंटर्स प्रोवाइडेड दैट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द That is healthcare worker, frontline worker. सौरभ जी, मैं आपकी बात 5 years वो कह रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को और 45 साल से ऊपर को केंद्र सरकार के जो सेंटर है उनमें मुफ्त लगेगी। बाकी तो प्राइवेट हॉस्पिटल तय करें, राज्य की सरकारें निगोशिएट करें। हमने रास्ता दिखा दिया आपको कि आप लाइसेंस दे दीजिए, वो जिसका पेटेंट है उसमें भी पेटेंट में भी क्लॉज। चलिए ठीक है, आपने जो बात अभी बोली, मैंने वो कल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है वो मैंने अभी पढ़ा है। आई स्टैंड करेक्टेड। वो लास्ट पैराग्राफ में यही लिखा है कि जो प्रायोरिटी ग्रुप सर 45 साल के ऊपर उनको मुफ्त में लगाई जाएगी। ठीक है, एक तस्वीर इस वक्त देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। स्क्रीन पर अभी आधार पूनावाला आपको दिखाई दे रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता हैं और विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। और दरअसल इनकी कंपनी से ही सबसे ज्यादा उम्मीदें इस वक्त पूरे भारतवर्ष को हैं, क्योंकि जितनी इनकी कैपेसिटी है वैक्सीन बनाने की वो शायद विश्व में किसी और कंपनी की नहीं है। और सबसे ज्यादा वैक्सीन इन्हीं की कंपनी में जो निर्मित हो रही है वही देश के अंदर लग रही है। और आज ये भी कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कि प्रधानमंत्री कोरोना योद्धा की तरह देश को इस संकट से निकालने के लिए जुटे हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बैठकों का सिलसिला निरंतर जारी है। और आपने जो भी बातें कहीं उठाई हैं उसका जवाब गौरव भाटिया जी से लेते हैं। देखिए, मत भूलिएगा किस तरह से जब देश का इतिहास लिखा जाएगा ना सौरभ जी, तो 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जिसने हर स्तर पे कोशिश करी, वो कम है ज्यादा है उसका मूल्यांकन हो सकता है।
लेकिन कैसे भारत को बेहतर बनाए, कैसे नागरिकों की जान बचाए। और दूसरी तरफ केवल नकारात्मक राजनीति। याद करिए, लॉकडाउन जब लगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे देशवासियों की जान बचेगी और हम अपनी जो मेडिकल व्यवस्था उसको बेहतर बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा क्यों लॉकडाउन लगा? आज राहुल गांधी से सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? क्यों महाराष्ट्र लॉकडाउन लगा रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हो रहा है, बाकी प्रदेशों में हो रहा है? उसके बाद याद करिए, फिर वैक्सीन की बात आई। पीएम ने क्यों नहीं लगवाया? पीएम का मानना था पहला हक डॉक्टर का है, जो कोविड वॉरियर्स है उनका है। जब उन्होंने लगवाया तो इन्होंने कहा कि देखिए अंगोछा असम से है, नॉर्थ साउथ से है। आज तक ये नहीं बताया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाया कि नहीं। उन्होंने क्या अच्छा उदाहरण दिया देश को कि मैं लगवा रहा हूं, आप भी लगवाइए। तीसरा, कोवैक्सीन आया, स्वदेशी वैक्सीन, वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा? कोवैक्सीन खतरनाक है। जयराम रमेश, शशि थरूर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे जो कह रहे बीजेपी का वैक्सीन है। आप बताइए क्या ये सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं? और मैं आपसे कहता हूं, 11 लाख करोड़ रुपए का बजट 5 इनके प्रदेशों में है जहां इनकी सरकार है। इन्होंने उत्तर नहीं दिया। सौरभ जी, कितना रुपया इन्होंने खर्च किया? 1 साल का समय मिला इन्हें। महाराष्ट्र ने बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर दवाई, इसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत है। अरे आप वसूली करते रहे और आप लोगों को चिंता नहीं थी नागरिकों की। यहां पे आके आप सवाल करते। मैंने सकारात्मक आपको आंकड़े दिए, बताया कि आज और कल में क्या हुआ है। चाहे वो ऑक्सीजन की ट्रेन लाना हो ग्रीन कॉरिडोर के तहत, डीआरडीओ से अस्पताल बना के, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। वो ठीक है, वो बातें आपने बता दी। अभी जो बात इन्होंने कही और वो मैं पढ़ रहा हूं, वही आदेश जो है कल का, 45 साल से कम उम्र के 18 से 45 साल के बीच में जिन लोगों को टीका लगेगा, वो ये कहा गया है कि राज्य सरकारें प्रोक्योर कर सकती हैं सीधे वैक्सीन निर्माताओं से। प्राइवेट ओपन मार्केट में वैक्सीन बेची जा सकती है, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि केंद्र की सरकार अब सरकारी अस्पतालों में वो अभी की तरह फ्री लगाएगी। यानी 18 से 45 साल की उम्र वाले को या तो राज्य सरकार फ्री में टीका दे दे, नहीं तो वो खरीद के लगाए। तो देखिए सौरभ जी, ये उसी आदेश में लिखा है कि जो 45 साल से ज्यादा के आयु के नागरिक हैं उनको टीका मिलता रहेगा, मुफ्त में मिलेगा। 18 से 45 के लिए ये मांग तो प्रदेश सरकारों की भी थी कि वो चाहते थे कि उनको ये हक मिले कि वो सप्लाई ले सकें, टीका लगा सकें, और उसका खर्चा मैं ये अभी कोई बयान इसलिए नहीं दूंगा कि ये ऑनगोइंग एक पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। 1 मई की तारीख है, देखिए आगे क्या तय होता है। लेकिन प्रदेश की सरकारें संघीय ढांचे में भी बराबर की हिस्सेदार हैं। ठीक है, अगर वो वहन करें कुछ खर्चा, और अगर जो नागरिक संपन्न है वो कह रहे हैं कि हमें लग जाए, हम देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं कोई गलत बात नहीं है। जो व्यक्ति संपन्न है खुद लगा सकता है, उसको सिर्फ खुद को नहीं, उसको 4 और आदमियों को लगवानी चाहिए खरीद करके, अगर ऐसा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो सक्षम नहीं है बात उसकी हो रही है। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि राज्य सरकारें भी कुछ करेंगी। सौरभ जी नहीं, 1 मिनट, जो सक्षम नहीं है, हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा, ये हर नागरिक जानता है, ये वो केंद्र की सरकार है या जहां भाजपा की प्रदेश सरकारें हैं, कि हम लोग कोई भी अगर वंचित व्यक्ति है, गरीब है, तो उसके लिए सरकार जरूर आगे आए। चलिए ठीक है, मैं जरूर कहता हूं। ये साथ साथ ये कह रहे हैं राज्य सरकारें भी इसमें कुछ योगदान करेंगी या सिर्फ केंद्र की तरफ देखेंगी? अभय दुबे जी। सौरभ जी देखिए, 250 रुपए का प्राइस इंटरवेंशन सरकार ने किया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर लगाते हैं, खुद के सेंटर्स पर 150 रुपए उन्होंने निर्धारित की थी, जिसको वो सब्सिडाइज कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि इसको हस्तक्षेप करिए, नहीं तो हमने बहुत सीधा सा उसका समाधान बताया। मनमोहन सिंह जी ने कंपलसरी लाइसेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ जिन लोगों को लगता है, और ये तो पेटेंट के क्लॉज में भी है, इतनी बड़ी पैंडेमिक में अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं तो समाधान निकल जाएगा उसका, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ 22% आबादी को वैक्सीनेशन की बात करते हैं। पूछिए ना देश के प्रधानमंत्री से, 6 करोड़ 45 लाख जो वैक्सीन मैत्री में बांट दिए, क्या हिंदुस्तान के नागरिकों ने आपको वोट देकर गलती कर दी कि उनको आप इस महामारी की विभीषिका में भी बाजार के हवाले छोड़ देना चाहते हैं? आप इंटरवीन करिए और जल्द से जल्द लगाइए। इससे भी अधिक आवश्यकता है कि उन पॉपुलेशन को, उस जो 45 साल तक के, अभी जो 24th मीटिंग हुई है, जो जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है, उच्चस्थ जो एक समूह बना हुआ है इस पेंडेमिक के लिए, उसने क्या अपने कंसर्न्स जाहिर
जाहिर किए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मृत्यु और ज्यादातर इन्फेक्शन यंग लोगों में हो रहा है, तुरंत हमको उनको वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। तो उसका परिणाम में ये दस्तावेज दे दिया। चलिए, अच्छा, ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो गया। बार पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, मैं नहीं जानता, ये व्यक्तिगत विषय है, लेकिन एक बात बता दूं, आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो पहले सांसद नहीं है, पार्टी की अध्यक्ष नहीं है, ये व्यक्तिगत हो गया। अरे हिंदुस्तान की सेवा, इनकी सोच, सौरभ जी चलिए, आप समय दे देंगे तो मैं बोल लूंगा, वरना इनकी बात तो चलती रहेगी। उनको इन्फेक्शन की आग में झोंक दिया आपने। सबसे अधिक मृत्यु उन युवाओं की हो रही है और आप हमसे अपेक्षा करते हैं। नहीं, इसमें देखिए, आपने ठीक, आपने कहा व्यक्तिगत मामला। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी आज कोरोना संक्रमित हुए हैं, सबकी शुभेच्छाएं उनके साथ हैं, लेकिन पब्लिक फिगर होने के नाते देश में एक छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, वो टीका अगर एलिजिबल है और लगवाता है तो उसकी तस्वीर खिंचाता है, इसलिए वो एक संदेश जाता है कि आप भी आइए, टीका लगवाइए। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल पूछने में कोई खराबी है कि राहुल जी ने टीका लिया या नहीं लिया, उसका भी एक संदेश जाता है। ये बात इसका है कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को पूछने का हक है क्या, जिसने भारत की 78% आबादी को इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से बाहर करके रखा हो, उन्हें अधिकार। एक फाइनल कमेंट गौरव भाटिया जी, आपका समय खत्म हो रहा है। हाँ सौरभ जी, देखिए मैं यही कहूंगा कि सकारात्मक बात हम करते हैं, इनका दोगला चरित्र है, और अंत करता हूं इनके चरित्र पे किस तरह से बात करते। कभी आंख उठाकर जो देख लूं तो कहते हैं कि झुका नजर, किया सजदा मैंने जो पांव पर, तो वो बोले इतना गिरा ना करो। ये लोग कभी खुश नहीं हो सकते हैं। हम लोग प्रतिबद्ध हैं, रात दिन एक कर देंगे और हम लोग हर नागरिक की जान बचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। चलिए ठीक है, कुछ और आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं अभी जी? 10 सेकंड है बस मेरे पास। एक सेकंड, बस एक सेकंड आपसे चाहता हूं। मैं भी 4 लाइन करोड़ का तो पूछ लीजिए सौरभ जी, आपने 4 सवाल नहीं पूछा। 11 लाख करोड़ का बजट वो नहीं आपने पूछा। आप बताइए, हमसे सवाल करेंगे, हम पूछेंगे तो कहेंगे पूछ लिया। पुख्तता के निर्णयों की निरंकुशता के, धनपति दोस्तों की संपन्नता के, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। की बात ऐसे नहीं करनी चाहिए आपको। ईश्वर उनको लंबी आयु दे, पड़ता ऑक्सीजन के खत्म होने से, जमाखोरों द्वारा रेमडेसिविर के हजम होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, आपके दफन होने से। ठीक है, चलिए ठीक है। आज तो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि हालात पर नजर है, हालात बेकाबू नहीं होने जा रहे हैं। राज्य सरकारें जो परिस्थितियां प्रस्तुत कर रही हैं सामने, उनका कहना कुछ और है। उम्मीद हम करते हैं कि कोई तो राह निकलेगी और जल्द निकलेगी। शुक्रिया अभय दुबे, गौरव भाटिया आपका। और अब वक्त है क्रिकेट का। आज आईपीएल में मुंबई और दिल्ली की लड़ाई में किसकी होगी जीत? ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट धमाका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।